जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी पूरे मनोयोग के साथ कर रहे होंगे। आपकी सफलता में सहयोग देने के लिए यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था अपने चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को मानक उत्तरों और उनकी विस्तृत व्याख्याओं के साथ एक श्रृंखला लेकर आया था। उस श्रृंखला में हमने भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, भारत और विश्व का भूगोल, बिहार स्पेशल, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स से संबंधित विविध विषयों का हमने अध्ययन किया, विस्तार से हमने अध्ययन किया। इस समय हम जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स या जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स छूट गए थे, इस समय हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। भारत की जनगणना और बिहार की जनगणना का तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोग विस्तार से देख चुके हैं। तो बहुत अधिक देर न करते हुए इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। सुपर 100 पॉइंट्स हैं। 100 पॉइंट्स में लगभग 300 से 400 सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समायोजित किया गया है, इस तरीके से इसको व्यवस्थित किया गया है कि आप केवल 100 पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो आपके 300 से 400 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, ठीक है। शुभारंभ करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, आगामी 10 अक्टूबर को सायंकाल 6 बजे से सेमिनार के साथ हमारा सीसैट का बैच लॉन्च हो रहा है। सीआर वडालिया सर, जो कि खुद 6 से अधिक परीक्षाओं में सेलेक्टेड हो चुके हैं और 7 वर्षों से अधिक समय से ये सीसैट की क्लासेस ले रहे हैं। सीसैट में इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये मैथ और रीजनिंग सीसैट के प्रश्न पत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, जहां से कि 40 से 50 प्रश्न सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। 40 से 50 प्रश्न सीधे तौर पे पूछे जाते हैं और कई अच्छे अभ्यर्थी जो कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, वह इस सीसैट के पेपर में मैथ और रीजनिंग के कारण मेंस परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सीआर वडालिया सर के निर्देशन में ये जो बैच या ये जो क्लास आरंभ किया जा रहा है, इसमें ऐसे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो 40-50 प्रश्न जो भी आ रहे हैं, इनमें से आप इतने आसानी से अधिकांश प्रश्नों को केवल मैथ और रीजनिंग सॉल्व कर लें कि आपका सीसैट आराम से हो जाए, ठीक है। सारे कोशिश की जाएगी कि जो भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे जिस तरीके के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट हूबहू अपने क्लास के सीमा से बाहर न जाए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। ये नंबर दिया हुआ है, इस दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके सीसैट के बैच के बारे में या अन्य जो कार्यक्रम यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी से संबंधित संस्थान में चल रहे हैं, आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के तुरंत बाद, लगभग 2-4-5 दिन के बाद, बीपीएससी का एक बेहतरीन फ्री ऑफ कास्ट मेंस का टेस्ट सीरीज लेकर आया जा रहा है, जिसमें आपको बताया जाएगा और आपको खुद क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और आपको उत्तर कैसे लिखना है ये सेलेक्टेड अभ्यर्थियों के द्वारा, उनके द्वारा मॉडल आंसर दिए जाएंगे आपको और बताया जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे ऑनलाइन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। आगे चलते हैं, शुभारंभ करते हैं क्लास की। जो पहला जो बिंदु है वह है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है, चूंकि बीपीएससी के प्रश्न पत्र में जैसे प्रश्नों को पूछे जाने का जैसा उसका ट्रेंड रहा है, उस हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो सीधे लिख देते कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने बिहार के रक्सौल में इसका उद्घाटन किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मंत्री का भी नाम लिखा गया है, माननीय मंत्री जी का भी नाम लिखा गया है। तो मनसुख मांडविया जी, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, उन्होंने बिहार के रक्सौल में, कहाँ पे? रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। रक्सौल में मनसुख मांडविया जी ने राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे क्या होगा? इस राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला के कारण क्या होगा या क्या परिवर्तन होगा? तो इससे नेपाल से भारत में, ध्यान रखिएगा, नेपाल से भारत में खाद्य पदार्थों का व्यापार करने में आसानी होगी। नेपाल से भारत में खाद्य पदार्थों का व्यापार करने में आसानी होगी। राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला के द्वारा बिहार के रक्सौल में
इसका स्थापना किया गया, इसका उद्घाटन किया गया मनसुख मांडविया जी के द्वारा। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि जितने भी हमने करंट अफेयर किए हुए हैं, आज से हम उसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल, जो कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए होते हैं, जो भी सोशल साइट्स हैं, वहाँ पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ये PDF आपको इसी फॉर्मेट में आपको वहाँ पे मिल जाएगी, जिससे कि आपको अंतिम समय में तैयारी करने में आसानी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने, और मैं साइड हट जाऊंगा, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए 14400 या हम इसको कह सकते हैं 14400 ऐप लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। किससे? जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से जो संबंधित शिकायत होंगी उनको दर्ज करने के लिए 14400 ये ऐप लॉन्च किया। ठीक है। राजस्थान सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत करी। राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर दिया गया। तब राजस्थान सरकार ने जो राजस्थान राज्य के जो खिलाड़ी हैं उनको पुरस्कार देने के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत करी है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसने करी है? राजस्थान सरकार ने करी है। आगे चलते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के मानेसर में, कहाँ पे? हरियाणा के मानेसर में 20 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा कार पोर्ट सोलर प्लांट बनाया। क्या बनाया? कार पोर्ट सोलर प्लांट। एशिया का सबसे बड़ा कार पोर्ट सोलर प्लांट बनाया है। किसने? मारुति सुजुकी ने। कहाँ पे? हरियाणा के मानेसर में। कितना देगा? 20 मेगावाट। 20 मेगावाट, ठीक है। इससे प्रति वर्ष लगभग 2800 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। कितनी? 28,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। बीच विजिल ऐप, ठीक है, जो तट होते हैं उसके संदर्भ में बीच विजिल ऐप, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गोवा सरकार के द्वारा, गोवा गवर्नमेंट के द्वारा, गोवा राज्य सरकार के द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह है कि समुद्री तटों का प्रबंधन करना तथा पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करना। समुद्री तटों का प्रबंधन करना और पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करना। केंद्रीय गृह मंत्री, अगला पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आदिवासी विरासत और संस्कृति, किसको? आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। देखिए, अब राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया? आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देना। कि क्या है उद्देश्य? आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है। देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है। अब होगा क्या? इससे लाभ क्या होगा? इसके तहत सार्वजनिक सेवाएं जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य आदि की क्रियाएं आसान होगी। सार्वजनिक सेवाओं के रूप में जो कृषि है, उद्योग है और स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है उसमें कुछ गतिविधियां करना आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय ड्रोन नीति 2022 का उद्देश्य यही है। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना, ठीक है। अगला देखते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल राज्य को एशिया में पहले स्थान पर रखा गया। केरल राज्य को एशिया में पहले स्थान पर रखा गया और वैश्विक स्तर पर उसको चौथा स्थान प्राप्त हुआ। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। स्टेट का नाम याद रखिएगा, केरल। एशिया में पहले पर और वैश्विक स्तर पर ऑल ओवर वर्ल्ड में 4th प्लेस पे आया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश
के शिमला में, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन, हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए और इस सम्मेलन को उन्होंने क्या किया, संबोधित किया। ठीक है, आगे चलते हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल द्वारा एक ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया गया था। कब से कब तक? 3 मई से लेकर 31 मई के बीच। 3 मई से लेकर 31 मई के बीच रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य ये था कि महिलाओं और लड़कियों को तस्करी से बचाना। किसको? महिलाओं और लड़कियों को तस्करी से बचाना। ठीक है, अगला देखते हैं। 5 जून 2022 को क्या होता है? पर्यावरण दिवस होता है। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट एक वैश्विक पहल के रूप में उसने लॉन्च किया। इन्होंने लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट एक वैश्विक पहल के रूप में लॉन्च किया इन्होंने। इसका उद्देश्य क्या है? कोई भी कार्यक्रम लॉन्च होता है या कोई भी ऐप लॉन्च होता है या कुछ भी लॉन्च होता है जो नवीन होता है, तो उस एक उद्देश्य के साथ कोई भी कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इस लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट का जो उद्देश्य है यह है कि पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना। हम इस तरीके से अपनी मानवीय जीवन शैली है उसको इस तरीके से हम सुचारू रूप से जारी रखें जिससे कि पर्यावरण भी उचित ढंग से अपना कार्य करता रहे, पर्यावरण को कोई क्षति या कोई नुकसान न पहुंचे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र के NH53 पर, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में है NH53, कहां से कहां तक? अमरावती से लेकर अकोला के बीच, अमरावती से लेकर अकोला के बीच 105 घंटे 33 मिनट में, समय ध्यान रखिएगा, 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, किसने? NHAI ने अमरावती से लेकर अकोला के बीच, जो कि महाराष्ट्र में NH53 पर पड़ता है। ठीक है, 105 घंटे 33 मिनट में वहां पे 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट की एक रोड बनाई। इसके पहले ऐसा ही रिकॉर्ड किसके नाम था? कतर के नाम था। ऐसा ही रिकॉर्ड कतर के नाम था। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, अब ये राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल क्या है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो कि केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया कि जो विभिन्न मंत्रालय हैं केंद्र सरकार के या जो विभिन्न विभाग हैं जो कि पुरस्कार देते हैं, पुरस्कार प्रदान करते हैं, उन सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके। इसी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। मोटर वाहन विभाग द्वारा केरल में मोटर वाहन, जो केरल का मोटर वाहन विभाग है, उसने सुरक्षा मित्र परियोजना लॉन्च किया। इसके तहत वाहनों की क्या की जाएगी? निगरानी की जाएगी, तथा यदि कोई भी दुर्घटना या अनहोनी होती है तो उस मामले में वाहन मालिकों को मोबाइल पर संदेश भेजा जा सकता है। ठीक है, यह केरल में किया गया। इस परियोजना का लॉन्च है केरल में किया गया। इस परियोजना का जो नाम है सुरक्षा मित्र परियोजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने गोवा में धरोहर नाम का एक राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया। कहाँ? गोवा में। किसने? निर्मला सीतारमण जी ने। नाम क्या था? धरोहर नाम था। असल में ये धरोहर है क्या? ये राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय है, यह इसका उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है?
यह संग्रहालय भारतीय सीमा शुल्क विभाग के द्वारा जो जब्त करी गई कलाकृतियां होंगी उनको इसमें रखा जाएगा और जनता के प्रदर्शन के लिए उसको खोला जाएगा। ठीक है, गोवा में है, गोवा में इसका उद्घाटन किया गया। इसका नाम धरोहर है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय, ये यही है और इसका नाम क्या है, धरोहर है। आगे चलते हैं। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया था? तो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। असल में इस राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में क्या हुआ, कोयला मंत्रालय, बिजली इस्पात और खान मंत्रालय, ये दो मंत्रालय मिलकर, कोयला मंत्रालय और बिजली इस्पात और खान मंत्रालय के सहयोग से इन्होंने क्या किया, 2030 तक 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण का इन्होंने लक्ष्य रखा, प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। ठीक है, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने का इन्होंने लक्ष्य का निर्धारण किया। कहाँ पे? भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसका नाम क्या था, राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया। जाति आधारित जनगणना में कौन व्यक्ति, किस जाति से संबंधित कितने व्यक्ति हैं उस राज्य में निवास करते हैं, इसका गणना किया जाएगा, इसका अध्ययन किया जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022, क्या है ये, भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 है। इसको दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य है। अब ये जो कार्यक्रम हुआ था, ये जो एक्सपो किया गया, बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो किया गया, यह किसके द्वारा किया गया? तो यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के द्वारा इस भारत के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया था, मतलब उसको आयोजित किया गया था। उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। आगे चलते हैं। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना। असल में मैं थोड़ी देर इसलिए रुक गया था कि ये बालिका पंचायत से संबंधित एक और भी लेक्चर में हमने बालिका पंचायत पे करंट अफेयर से संबंधित लेक्चर में हमने देखा था, तो उसमें कुछ दूसरी चीज़ें थी। ठीक है, अभी मैं देखा कि अरे ये वही वाला तो क्वेश्चन है। तो बालिका पंचायत को शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना। बालिका पंचायत का ये जो संचालन करेंगे 11 से 21 आयु वर्ग की बालिकाएं करती हैं। ठीक है, बालिकाएं इसका संचालन करेगी 11 से 21 आयु वर्ग। यह आयु वर्ग महत्वपूर्ण है। ठीक है, गुजरात पहला स्टेट बना। आगे चलते हैं। 16 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में, कहाँ पे? शिमला में एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव का उद्घाटन किया गया। कब? 16 जून को। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के शिमला में। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा किया गया था। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव था, इसका जो नाम था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था उन्मेष। इसका नाम क्या था?
इसका नाम था उन्मेष, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम था उन्मेष, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी मार्च 2023 तक भारत में 5G सेवा लॉन्च करने की इन्होंने बात करी है, इन्होंने घोषणा करी है। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत सरकार के द्वारा भारत में 5G सेवा लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है, किस वर्ष तक रखा गया है, तो आपको टिक करना है मार्च 2023 तक, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना के हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। हैदराबाद में डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। पंजाब सरकार ने जो राजस्व वसूली के दौरान जो चोरी होती है उसको रोकने के लिए पेपर स्टाम्प जो होता है, पेपर वाली स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू करने की घोषणा करी है। पंजाब सरकार ने राजस्व की चोरी के रोकने के लिए पेपर पर होने वाली स्टाम्प प्रक्रिया जो होती है उसकी जगह ई स्टाम्प शुरू करने की घोषणा करी है। लद्दाख में हानले नामक स्थान पे चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य है। चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, ये प्रश्न हमने अपने जो यूपीएससी के लिए जो डेली क्विज होता है उसमें भी हमने इसको शामिल किया था, ठीक है। तो लद्दाख के हानले में स्थित चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में एक भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में, हानले में स्थित है, लद्दाख के हानले में स्थित है। वहाँ पर भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है। और इसकी जो खासियत है कि इस रिजर्व में बिना ऊर्जा खर्च किए तारों की प्राकृतिक रोशनी से वहाँ के पौधों, वहाँ के जानवरों के लिए एक संरक्षित वातावरण तैयार किया जाएगा, ठीक है, बिना ऊर्जा की खपत किए। आगे चलते हैं। 15 जून से 17 जून तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। तो हमें ध्यान देना है कब से कब तक? 15 से 17 जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी थी, ठीक है। और इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य है केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड या एनटीपीसी द्वारा जैव विविधता नीति 2022 जारी करी गई। किसने जैव विविधता नीति 2022 किसने जारी करी? तो यह एनटीपीसी ने जारी करी। ये क्या है? भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण पीएसयू है, ठीक है, पीएसयू है। और इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण करना। तो जैव विविधता नीति 2022, राष्ट्रीय नहीं, जैव विविधता नीति 2022 किसने लॉन्च किया? किस पीएसयू ने लॉन्च किया? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, ठीक है। आगे चलते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत CISS एप्लीकेशन, CISS का फुल फॉर्म क्या है? चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिचुएशन, CISS चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिचुएशन। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत यह एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि सड़कों पर रहने वाले जो बच्चे हैं
उनके लिए एक पुनर्वास की बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके। जो सड़क पर बच्चे रहते हैं उनके लिए पुनर्वास की बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके, उनको पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत की पहली, ध्यान रखिएगा, भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति, भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा करी। किसने करी? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य भारत को वर्ष 2030 तक शीर्ष हवाई खेल देशों में शामिल करना, हवाई खेल देशों में से एक बनाना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किसने करी है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने करी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि भारत को 2030 तक जो शीर्ष हवा से संबंधित खेल होते हैं, तो शीर्ष हवाई खेल से संबंधित देशों में भारत को शामिल कराना इसका उद्देश्य है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के पंडाल में, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के पंडाल में, ठीक है, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज, कहाँ का? उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का पहला बैम्बू विलेज कहाँ पे? ऊना जिले के पंडाल में निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या है? इसके अंतर्गत बांस, बैम्बू मतलब बांस होता है, और बांस क्या है? घास है। ठीक है, बांस सबसे लंबी घास है। तो बांस आधारित निर्माण इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। बांस आधारित निर्माण इकाइयों को इसके अंतर्गत बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अहमदाबाद में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMA, जिसको क्या कहते हैं? IIMA कहते हैं। ठीक है, IIM अहमदाबाद, जो कि मैनेजमेंट के अध्ययन के लिए भारत में स्थित सबसे शीर्ष संस्थान है। ठीक है, IIM अहमदाबाद द्वारा भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया। कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया। भारत का पहला ऐसा सूचकांक है ये, जो कि IIM अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? यह देश भर में कृषि भूमि के कीमतों के डेटा को नियंत्रित करेगा। देश भर में कृषि भूमि से संबंधित जो कीमतें हैं उनकी डेटा को नियंत्रित करेगा IIM अहमदाबाद। देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी। ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी। इस परिसर में वो सभी खेल खेले जा सकेंगे, खेलने की सुविधा होगी जो खेल ओलंपिक में शामिल है। ओलंपिक के खेलों में जो भी खेल शामिल हैं, इस परिसर में वो सारे खेल खेले जा सकते हैं। ठीक है, तो अमित शाह जी ने कहाँ आधारशिला रखी? अहमदाबाद में रखी। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति एक प्रयोगशाला के रूप में, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का है, केंद्र सरकार ने उस नई शिक्षा नीति की एक प्रयोगशाला के रूप में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए, मतलब छात्रों को और भी बेहतर बने। ठीक है, छात्र और भी बेहतर बने, करके सीखे, हम ये समझ सकते हैं, करके सीखे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत PM श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई है। ठीक है, केंद्र सरकार ने PM श्री स्कूल स्थापित करने के लिए एक योजना बनाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजनाओं का उपयोग करने वाला। हाइब्रिड मतलब एक से अधिक, हाइब्रिड बिजली परियोजना मतलब एक से अधिक तरीके से वहां पे बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला हवाई अड्डा बना है। देश का पहला हवाई अड्डा बना है। यहाँ पे विंड टर्बाइन तथा सोलर
मिल लगाया गया है। यहाँ पे विंड टरबाइन और सोलर मिल लगाया गया है। ठीक है, जो नॉर्मल बिजली जाती है जल विद्युत तो वो तो जाती है, और यहाँ पे जो विंड टरबाइन भी लगाया गया और सोलर मिल भी लगाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति, तत्कालीन मतलब जब कोविंद जी राष्ट्रपति थे। ठीक है, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उत्तर प्रदेश में किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किया। संत कबीर की जो मृत्यु हुई थी, संत कबीर की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो मगहर में हुई थी। ठीक है, मगहर में हुई थी। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र की पर्वतारोही, महाराष्ट्र की एक पर्वतारोही है प्रियंका मोहिते जी। प्रियंका मोहिते जी 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले विश्व की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। प्रियंका मोहिते जी 8,000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों पर, विश्व की 5 सबसे अधिक चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन? प्रियंका मोहिते जी, महाराष्ट्र की ये पर्वतारोही हैं। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने एक जीन बैंक परियोजना को अनुमति दी है। इसके तहत विभिन्न जीवों, पशुओं, फसलों के बीजों आदि के जो जेनेटिक संसाधन हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। उनका जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा। और भारत में इस तरह की यह पहली परियोजना है। भारत में इस तरह की यह पहली परियोजना है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा क्योंकि भारत में पहली है, इसलिए परीक्षा में पूछ सकता है कि जीन बैंक परियोजना कहाँ शुरू किया गया, तो उसका उत्तर है महाराष्ट्र में शुरू किया गया। किसके किसके लिए? विभिन्न जीवों, पशुओं और फसलों के बीजों आदि के जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए भारत का पहला ऐसा परियोजना है। आगे चलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पूर्णिया जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। देश का पहला इथेनॉल संयंत्र बिहार के पूर्णिया में नीतीश कुमार जी द्वारा लगाया गया। और इसकी जो ये स्थापित किया गया, यह किसने करवाया? तो ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड। और इसकी जो लागत है, निर्माण की लागत 105 करोड़ रुपए है। ठीक है, अगला चलते हैं। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑपरेशन सतर्क चलाया गया। ऑपरेशन सतर्क किससे संबंधित है? प्रश्न पूछ सकता है। तो यह रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है। क्या ऑपरेशन सतर्क? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रेल के माध्यम से होने वाली अवैध तस्करी को रोकना। रेल के माध्यम से जो भी अवैध तस्करियां होती हैं, ऑपरेशन सतर्क के द्वारा रेलवे सुरक्षा बल उसको रोकेगी, इसीलिए यह ऑपरेशन चलाया गया। अगला देखते हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित देश की पहली इलेक्ट्रिक जहाज निर्मित करने की घोषणा करी है। किसने? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड किस ईंधन पे आधारित है? हाइड्रोजन ईंधन पे आधारित है। देश की पहली इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण की घोषणा करी है। किसने? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला चलते हैं। आदिवासियों के स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए ओडिशा राज्य द्वारा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना की जा रही है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना की जा रही है। यह स्वास्थ्य समानता को सुनिश्चित करने के लिए, आदिवासियों में स्वास्थ्य समानता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, ओडिशा सरकार के द्वारा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित की जा रही है। हरियाणा सरकार ने खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप
ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने खनन सामग्री ले जाने वाले ट्रकों या जो वाहन हैं उनको ट्रैक करने के लिए। ठीक है। केरल में टोमेटो फ्लू का पहला वायरस पाया गया। ठीक है। केरल में टोमेटो फ्लू का पहला वायरस पाया गया, मतलब देश का पहला मामला टोमेटो फ्लू का केरल में आया। ध्यान देना है इस बात पे कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वह इससे अधिक प्रभावित है। ठीक, अधिक प्रभावित है। टोमेटो फ्लू का पहला मामला केरल में आया। कोविड का भी पहला मामला वहीं पे आया था, ध्यान देना है। आगे चलते हैं। मुंबई महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है। मुंबई में बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। बायोगैस मतलब जो खाद्य अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनसे लगभग यहाँ पर 220 यूनिट बिजली बनाई जाएगी। ठीक है। यह मुंबई में है। यह बायोगैस का ऐसा चार्जिंग स्टेशन यह मुंबई में है और यह भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। जो इलेक्ट्रिक कार आते हैं या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आते हैं उनको चार्ज करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो मुंबई में जो खाने के से संबंधित जो कि अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका प्रयोग करके एक बायोगैस, ठीक है, वो जो उससे बायोगैस निकल रहा है उससे एक इलेक्ट्रिक संयंत्र बनाया गया है जो कि बिजली का उत्पादन करता है और यह इससे क्या होता है, वाहन को चार्ज किया जाता है, इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज किया जाता है। तो यह इस तरीके से मुंबई में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जो कि बायोगैस से बिजली प्राप्त करता है। आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने प्रभा खेतान फाउंडेशन, नाम याद रखना है, प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट का शुभारंभ किया। ठीक है। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कलम वेबसाइट किससे संबंधित है, किस फाउंडेशन से संबंधित है? तो प्रभा खेतान फाउंडेशन से संबंधित है। इसका उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला जी ने किया। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और विदेश में हिंदी साहित्य को, ध्यान देना है, हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत और विदेश दोनों में हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए और जो भी लेखक हैं या जो भी कवि हैं उनको स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी साहित्य और स्थानीय साहित्य दोनों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है यह कलम वेबसाइट। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर इसी को हमको संख्या ज़्यादा बढ़ाना होता, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि पॉइंट्स में यदि आप देखेंगे तो 100 हैं, लेकिन यदि आप उससे करंट अफेयर्स की जानकारी निकालेंगे तो लगभग 400 से 500 पॉइंट्स निकलेंगे आपको। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कलम वेबसाइट किससे संबंधित है, प्रभा खेतान फाउंडेशन से संबंधित है। कलम वेबसाइट का उद्देश्य क्या है, ये है। कलम वेबसाइट का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला जी ने किया। ठीक है। तो इस तरीके से कई पॉइंट्स निकल रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हरियाणा के राखीगढ़ी में, जो कि हड़प्पन स्थल है, 5000 वर्ष पुरानी, ठीक है, मतलब 2000 तो ये हो गया, 2000 वर्ष तो ये हो गया, ठीक है, उसके पहले 3000 वर्ष, ठीक है। तो ये हम देखते हैं ये कौन सा पीरियड हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है हड़प्पन पीरियड आ जाता है। ठीक है, ये हड़प्पन पीरियड आ जाता है। तो 5000 वर्ष पुरानी एक आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज करी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने। कहाँ पे? हरियाणा के राखीगढ़ी में। ठीक है। आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। उत्कर्ष समारोह गुजरात के भरूच में मनाया गया, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। असल में इसका आयोजन क्यों हुआ था? तो जो गुजरात राज्य की 4 प्रमुख योजनाएं हैं उनके जो लक्षित समूह थे उसको 100% कवर किया। तो इस उपलक्ष्य में गुजरात सरकार ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया था। आगे चलते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने साइबर अपराध के समाधान में, क्या साइबर अपराध के समाधान में तेजी लाने के लिए, अमित शाह जी ने साइबर अपराध के समाधान में तेजी लाने के लिए हैदराबाद राष्ट्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। क्या किया? हैदराबाद राष्ट्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया साइबर अपराध के समाधान में तेजी लाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 142 का 142 का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए राजीव गांधी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या के जो आरोपी या दोषी जो जीवित बचे थे, एजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है किस आर्टिकल के तहत दिया? तो अनुच्छेद 142 के तहत दिया राजीव गांधी, या इसमें यह भी पूछ सकता है कि एजी पेरारीवलन किस घटना से संबंधित है? तो उसमें एक ऑप्शन ये दे सकता है कि राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है। ठीक है, पश्चिमी मध्य रेलवे ने बैटरी और बिजली पर चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन विकसित किया। अच्छा, जो ये रेलवे है, भारतीय रेलवे कई खंडों में विभाजित किया गया है, तो इसका जो पश्चिमी मध्य रेलवे खंड है, इसने बिजली और बैटरी दोनों की सहायता से चलने वाला एक डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन विकसित किया है। वह बिजली से भी चलेगी और बैटरी से भी चलेगी, और उसे क्या नाम दिया है? उसे नवदूत का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? नवदूत का नाम दिया है। ठीक है, और जो रेलवे बोर्ड की ओर से, जो भारत की रेलवे बोर्ड है, इसको एक अवार्ड भी दिया गया, बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया? बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया पश्चिमी मध्य रेलवे को, जिसने एक डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन विकसित किया जो कि बैटरी और बिजली दोनों से चलेगी। उसका नाम क्या रखा गया? नवदूत रखा गया। आगे चलते हैं। मैडम तुसाद संग्रहालय जो कि अपनी मोम की मूर्तियों के लिए, मोम की प्रतिकृतियों, जो महान व्यक्तित्व होते हैं उनसे संबंधित मोम की प्रतिकृतियां जो बनाई जाती हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह नोएडा में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? नोएडा में। ठीक, कहाँ खोला जा रहा है? नोएडा में खोला जा रहा है। हालांकि भारत में पहली बार वर्ष 2017 में यह दिल्ली में खोला गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे बंद कर दिया गया। पुनः से खोला जा रहा है। कहाँ पे? नोएडा में खोला जा रहा है। आगे चलते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर, कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया। किसने? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने। कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पे। कितनी ऊंचाई पर? 8,830 मीटर की ऊंचाई पर। अच्छा, अब इसमें देखिए कौन कौन इसमें वो है, पक्षकार है। तो नेपाल का जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग नेपाल का, और नेट जियो, ये जो जियो है, नेट जियो ने इस स्वचालित मौसम केंद्र को शुरू करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, नेट जियो ने यहाँ पे कोई रहेगा नहीं, लेकिन ये स्वचालित होगा, खुद से यह अपना चलन कार्य अपना जारी रखेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अनुसंधान, ध्यान रखें, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अनुसंधान और विकास को, किसको? अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी गुवाहाटी में, ध्यान देना है, कहाँ पे? आईआईटी गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया? नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। किस लिए किया? अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए। आगे चलते हैं।
भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग किया। ठीक है, भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से विकसित स्वदेशी रूप से विकसित या निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के निर्माण के लिए किससे समझौता किया? आईआईटी मद्रास से किया। असल में ये हाइपरलूप प्रणाली होता क्या है? ठीक है, हाइपरलूप प्रणाली में क्या होता है कि ट्रेन चुंबकीय शक्ति पर आधारित होकर चलता है, चुंबकीय शक्ति पर आधारित होकर ट्रेन आवागमन करता है, यही हाइपरलूप प्रणाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून को कहां? कर्नाटक के मैसूर में 21 जून को क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। यह किसके अंतर्गत आता है? केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून को मैसूर में जो 8th या 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो था उसका आयोजन किया गया। ठीक, कहाँ आयोजन किया गया? वर्ष 2022 में मैसूर में किया गया, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा। आगे चलते हैं। ओडिशा सरकार ने, किसने? ओडिशा सरकार ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करी। ठीक है, ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत ओडिशा सरकार ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से करी। इसके तहत ओलंपिक से जुड़े पाठ्यक्रम, जो भी ओलंपिक खेल से जुड़े पाठ्यक्रम, जो भी ओलंपिक खेल से संबंधित पाठ्यक्रम स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाएगा, ओडिशा सरकार के द्वारा अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से। अगला देखते हैं। केरल राज्य विधानसभा के द्वारा उसकी विधानसभा परिषद में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किया था। ठीक, अब देखिए, इससे अभी और भी इसके आगे भी है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो केरल विधानसभा के परिसर में आयोजित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो केरल राज्य विधानसभा के द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति, या प्रश्न ये दे सकता है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति, चूंकि अब तो भूतपूर्व हो गए हैं, लेकिन जब वो उस समय राष्ट्रपति थे तो तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया। फिर इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, कोई भी चीज होता है, कोई भी गतिविधि या कोई भी कार्य संपन्न होता है या प्रारंभ होता है तो वो एक निश्चित उद्देश्य के साथ किया जाता है। तो इस राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो यह महिला अधिकार, महिला प्रतिनिधित्व और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जैव विविधता का एक विस्तृत रजिस्टर, जैव विविधता से संबंधित एक विस्तृत पीपल्स रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता देश का प्रमुख महानगर तथा पहला मेट्रो शहर बना है, मेट्रोपॉलिटन सिटी। ठीक है, पहला मेट्रो शहर बना है। ठीक है, पहला मेट्रो शहर बना है किसने? कौन? कोलकाता, जैव विविधता का एक विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला। अब इस जो पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है, इसमें क्या क्या शामिल किया गया? ध्यान रखिएगा, 399 पौधे, 399 प्लांट्स और 283 एनिमल्स की प्रजातियों को शामिल किया गया है। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कोलकाता पहला मेट्रो शहर बना। ठीक है, और 399 पौधे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 399 पौधे और 283 पशु प्रजातियां इसमें शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, नागरिक
उड्डयन मंत्रालय तथा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखिए दो मिलके करा रहे हैं, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। कहाँ पे? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया। आपसे पूछ सकता है कि भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन किसने किया? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया। एक सेकंड में पानी पी लूं थोड़ा। अच्छा, इस ड्रोन महोत्सव का जो आयोजन किया गया था, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया तथा किसान ड्रोन पायलटों से इस दौरान क्या किया? किसान ड्रोन पायलट, ये बजट 2022-23 में ये प्रारंभ करी गई थी। इसका मूल उद्देश्य किसान ड्रोन पायलट प्रारंभ करने का जो उद्देश्य ये था कि जो भी किसान खेती के दौरान जो भी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं या जो भी पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं पौधों को देने के लिए, वो अब ड्रोन की सहायता से दी जाएगी। ठीक है, ड्रोन की सहायता से उनका छिड़काव किया जाएगा। तो इसे भारत ड्रोन महोत्सव के दौरान जब प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल हुए थे, इसका उद्घाटन किया था, तो उसी समय उन्होंने किसान ड्रोन पायलटों के साथ वार्तालाप भी करी थी। ठीक है, मोदी जी ऐसे अनपेक्षित कार्यों के लिए जाने जाते हैं। देश तैयार, उसके बाद देश को पता चलता है। ठीक है, तो अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड, अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड, ठीक है, ने राजस्थान में भारत की पहली हाइब्रिड सौर पवन ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना करी। किसने? अडानी ग्रुप ने। हम आराम से इसको पढ़ सकते हैं, अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड। जरूरी नहीं है कि इतना लंबा पढ़ा जाए, पकड़ में आ जाएगा। तो अडानी ग्रुप ने राजस्थान में भारत की पहली हाइब्रिड, अब इस हाइब्रिड में मतलब सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन इकाई इन्होंने स्थापित करी। और यह संयंत्र सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। ठीक, आपस में जोड़ता है। आगे चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने, भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बीमा रत्न नामक बचत जीवन बीमा योजना की शुरुआत करी है। किस? बीमा रत्न नामक बचत जीवन बीमा योजना की शुरुआत करी है। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को बचत के साथ साथ सुरक्षा मुहैया कराना, बचत और सुरक्षा दोनों मुहैया कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार में 222.88 मिलियन टन स्वर्ण भंडार पाए जाने की पुष्टि करी है। अगर यह 222.88 मिलियन टन जो स्वर्ण भंडार, यह वास्तव में जो पुष्टि करी गई है, यदि इतना पाया जाता है तो यह भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार होगा। भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार होगा। अभी जो 3 प्रमुख स्वर्ण उत्पादक स्टेट्स हैं, अभी चौथा स्टेट जो था उसमें राजस्थान ने अपने यहाँ स्वर्ण का खनन किया। तो राजस्थान में भी, वहाँ पे में भी बहुत बड़ा स्वर्ण भंडार है, तो राजस्थान चौथा स्टेट बना। उसके बाद बिहार भारत का 5वां स्टेट बनेगा जहाँ पे कि स्वर्ण खनिज उपस्थित है। और अगर इतना ये पाया जाता है तो यह भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार होगा बिहार में। ठीक है, ये बिहार ने ऐसा कहा है, बिहार सरकार ने कहा है कि यह भारत का है। ठीक है, सबसे बड़ा है। राजस्थान सरकार ने बाड़मेर जिले में स्थित मियाँ का रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया है। राजस्थान सरकार ने बाड़मेर जिले में स्थित जो मियाँ का रेलवे स्टेशन है उसको नाम परिवर्तित करके महेश नगर हाल्ट कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तमिलनाडु सरकार ने 1ली से 5वीं कक्षा तक के
पहली से 5वीं कक्षा तक के प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी देने की घोषणा करी है। ठीक है, नाश्ता भी देने की घोषणा करी है तमिलनाडु सरकार ने। किसने? तमिलनाडु सरकार ने पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। गति शक्ति संचार पोर्टल दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा लॉन्च किया गया। इसका जो उद्देश्य है, दूर संचार बुनियादी ढांचा का विकास करना तथा व्यापार को सुगम बनाना। दूर संचार बुनियादी ढांचा का विकास करना तथा व्यापार को सुगम बनाना गति शक्ति संचार पोर्टल का उद्देश्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। गुजरात की श्रेष्ठ जी परियोजना, गुजरात स्टेट में एक श्रेष्ठ जी परियोजना है। उस श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $350 मिलियन की वित्तीय सहायता मुहैया कराई है गुजरात की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए। ठीक है, विश्व बैंक ने $350 मिलियन की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है, मुहैया कराई। इस परियोजना का जो उद्देश्य है वह है कि स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य प्रणाली में गुजरात के निवासियों की स्वास्थ्य प्रणाली जो है, जो स्वास्थ्य सिस्टम है, उसमें सुधार करना। आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट वर्तक, क्या? प्रोजेक्ट वर्तक बीआरओ प्रोजेक्ट वर्तक के अंतर्गत बीआरओ ने सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश के में नेचिफू सुरंग का निर्माण किया। ठीक, कर रहा है वहां पे प्रोजेक्ट वर्तक के द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल प्रदेश के में नेचिफू सुरंग का निर्माण कर रहा है, जो 500 मीटर लंबी है, 500 मीटर लंबी है और 5700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 5700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह किस आकार की है? तो यह डी आकार की है। किस आकार की है? डी आकार की है। ठीक है, याद रखना है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया, जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अनुरूप है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अनुरूप है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, ध्यान रखना है 2023 ही है। ठीक है, असल में इसका जो थीम है, इसका थीम ये है कि कचरा मुक्त शहरों के लिए वेस्ट टू वेल्थ। जो शहर कचरा से मुक्त हो गए हैं, कचरे से मुक्त हो गए हैं, वहाँ पे जो कचरा सामग्री है, जो वेस्ट सामग्री है, उससे कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जिससे कि कुछ धन भी प्राप्त किया जा सके, जिससे कुछ इनकम प्राप्त किया जा सके, प्राप्ति हो सके। तो वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है, इसका थीम है। और ये 2023 यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इसलिए किया गया कि 2023 तक ऐसा करना शुरू कर देना है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अनुरूप है। आगे चलते हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा युवा पर्यटन क्लब की स्थापना करी गई। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा युवा पर्यटन क्लब की शुरुआत करी गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय पर्यटन के क्षेत्र में युवा एम्बेसडरों का विकास करना। मतलब वो ऐसे युवाओं का विकास करना जो भारतीय पर्यटन के क्षेत्र में भारत में पर्यटन के क्षेत्र को विकसित कर सके। ठीक है, और यहाँ पे पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ा सके। आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में, ध्यान रखना है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। इस अमृत सरोवर का जो लक्ष्य है, या उद्देश्य है, जल का संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना और नौका विहार द्वारा आनंद उठाना। ठीक है, इसका लक्ष्य है। आगे चलते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी नई दिल्ली में हुआ। प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में हुआ। किसके द्वारा हुआ? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हुआ। में भारत टैप पहल की शुरुआत करी गई। भारत
टैप पहल की शुरुआत करी गई। इसके साथ ही यहाँ पर निर्मल जल प्रयास पहल भी शुरू किया गया। निर्मल जल प्रयास पहल भी शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है जल की खपत को कम करना तथा सतत विकास को बढ़ावा देना। निर्मल जल प्रयास पहल, निर्मल जल प्रयास पहल का उद्देश्य क्या है? जल की खपत को कम करना तथा सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, किस कार्यक्रम में किया गया? प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी में, यह नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें भारत टैप पहल की शुरुआत करी गई और निर्मल जल प्रयास पहल की शुरुआत करी गई। आगे चलते हैं। दिल्ली सीमा शुल्क विभाग ने, दिल्ली का जो सीमा शुल्क विभाग है, दिल्ली सीमा शुल्क विभाग ने हरियाणा के गुरुग्राम में, गुरुग्राम में नाम परिवर्तित कर दिया, गुरुग्राम में निगाह परियोजना की शुरुआत करी। निगाह परियोजना की शुरुआत करी किसने? दिल्ली सीमा शुल्क विभाग ने हरियाणा के कहाँ पे? गुरुग्राम में निगाह परियोजना की शुरुआत करी। इसका जो उद्देश्य है, जो सामान लाने वाले या व्यापारिक जो कंटेनर हैं, जो वाहन हैं, उनको ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने भारत का अब तक का सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, ठीक है, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश जिसको IPO कहते हैं, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश जिसको IPO कहते हैं, ठीक है, LIC ने, यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा है। इसके जरिए LIC ने 3.5% की हिस्सेदारी क्या करी है? बेच दी है। किस लिए बेची है? ताकि निजी निवेश को बढ़ावा मिले, ताकि निजी निवेश को क्या मिले? बढ़ावा मिले। ठीक है, अगला है इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर। इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 10 गीगावाट सौर ऊर्जा, ठीक है, इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता को प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ठीक है, यह इसके पहले भी जब शायद आंध्र प्रदेश था, ठीक है, शायद आंध्र प्रदेश था या कर्नाटक था, तब यह प्रश्न पूछा गया था BPSC के द्वारा। तो उस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब राजस्थान हो गया है 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता को प्राप्त करने वाला पहला स्टेट बन गया है। कौन सी रिपोर्ट? इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर रिपोर्ट। अगला देखते हैं कि बेंगलुरु बेस्ड एक नियो बैंक ओपन है, स्टार्टअप है। यह भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना। 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप। अच्छा, यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न मतलब जिस कंपनी, जैसे स्टार्टअप कंपनी का मूल्य $1 बिलियन से अधिक हो जाता है, ठीक है, वह यूनिकॉर्न हो जाती है। एक जो 101वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप है वो कौन बना? फिजिक्स वाला, ठीक है, PW जिसको कहते हैं। ओपन 100वां बना, फिजिक्स वाला 101वां बना, और 7 सितंबर तक हमने आपको करंट में बताया भी है, बजट पढ़ाते समय हमने देखा भी था, बजट पढ़ते समय, कि 7 सितंबर तक भारत का 107वां यूनिकॉर्न जो बना वो कौन है? टाटा 1mg। टाटा 1mg भारत का 107वां स्टार्टअप बना, इसको ध्यान रखिएगा। 100वां कौन बना? ओपन बना, 101वां PW बना, 107वां टाटा 1mg बना। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय डाक विभाग ने गुजरात के कक्ष में पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक घर तक पहुंचाया। जो डाक आया था उसको घर तक पहुंचाया भारतीय डाक विभाग ने गुजरात में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? गुजरात में किया गया, का उद्घाटन किया। ये नैनो यूरिया के उपयोग से क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, नैनो यूरिया के उपयोग से जो फसल उत्पादकता है वो बढ़ेगी, और इससे किसानों का आय बढ़ेगा। ठीक है, अगला है उत्तराखंड
स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला, जो उत्तराखंड स्टेट है यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना। उत्तराखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना। ठीक है, और इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण ये है कि उत्तरकाशी से देहरादून के बीच एक वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर का भी लॉन्च किया गया। उत्तरकाशी से देहरादून के बीच एक वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर को भी लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं? ओवर द टॉप कहते हैं। ठीक है, राज्य स्वामित्व के द्वारा ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च करने वाला केरल भारत का पहला राज्य है। भारत का पहला राज्य है जो कि राज्य स्वामित्व वाला केरल भारत का पहला राज्य है जो कि राज्य स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सिस्पेस लॉन्च किया है। सिनेमा घरों में जब फिल्में रिलीज हो जाएंगी तो उसके बाद वो फिल्में इस सिस्पेस प्लेटफॉर्म पे आएंगी। ठीक है, अगला देखते हैं। सिक्किम के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, सिक्किम का जो वाणिज्य और उद्योग विभाग है और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है, केंद्र का जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, उसने मिलकर सिक्किम जैविक खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान क्या किया गया कि जैविक खाद्य प्रसंस्करण तथा उसमें निवेश को बढ़ाने पर चर्चा करेगी। जैविक खाद्य प्रसंस्करण तथा उसमें निवेश को बढ़ाने की चर्चा करेगी। ठीक है, हाल ही में अगला है कि हाल ही में रेलटेल ने 100 स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए पीएम वाड़ी योजना शुरू करी। ठीक है, इस योजना की शुरुआत दूरसंचार विभाग द्वारा वर्ष 2020 में करी गई थी। इस योजना की जो शुरुआत करी गई थी मूलतः 2020 में, ठीक है, दूरसंचार विभाग के द्वारा करी गई थी। 100 स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सेवा, रेलटेल पीएम वाड़ी योजना। आगे चलते हैं आगे, और ये अंतिम स्लाइड है। ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से नई दिल्ली में पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया, खादी ग्रामोद्योग आयोग ने। ठीक है, अगला है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत करी, जिसमें लगभग 2200 फिल्मों का पुनर्स्थापन किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के अंतर्गत। अगला है और अंतिम है, हाल ही में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जहां की विधानसभा होगा, अभी यदि देखा जाए तो 2 यूटीज में विधानसभा कार्यरत है। तीसरा जो यूटी है जहां पे कि विधानसभा का प्रावधान किया गया है वो जम्मू कश्मीर यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां पर अभी इलेक्शंस नहीं हो पाए हैं। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय संविधान में 3 ऐसे यूटी हैं जहां पे कि विधानसभा का प्रावधान किया गया है, यूटी। ठीक है, जहां पे कि विधानसभा का प्रावधान किया गया, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी। वहां के विधानसभा में कहा, जम्मू कश्मीर के विधानसभा की जो सीटें थी 83 पहले थी, उसको बढ़ाकर 90 कर दिया गया। 83 सीटों को बढ़ाकर 90 कर दिया गया। इसमें से जो 43 सीटें होंगी, 90 में से जो 43 सीटें होंगी वो जम्मू क्षेत्र में होंगी और 47 सीटें कहाँ के लिए होंगे? कश्मीर के लिए होंगी। ठीक है, इस पॉइंट के साथ या ये कहे कि इस फैक्ट के साथ हम आज की क्लास का अंत करते हैं। लेकिन कल फिर इसी तरीके से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित हम पॉइंट्स लेकर आपके साथ मिलेंगे, जिससे कि आप यहाँ पे अपना करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आप परीक्षा में अपना नंबर मैक्सिमाइज कर सके, आप अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर सके। कई बार ऐसा देखा गया है परीक्षाओं में कि लगभग
30 से 35 प्रश्न सीधे सीधे करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। यदि हमने यहाँ पे अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर लिए तो निश्चित तौर पर हमारी सफलता की ओर हम एक कदम और बढ़ा देते हैं। ठीक है, साइंस, जनरल साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर, बिहार से संबंधित और राष्ट्रीय करंट अफेयर और बजट, अगर हम ये 4-5 पॉइंट जो हैं, 4-5 सेगमेंट जो हैं, यदि हमने इसको कवर कर लिया तो निश्चित तौर पर ऐसा देखा जाता है, आप परीक्षाओं के प्रश्नों का विश्लेषण करने पे ये देखते हैं कि हम बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा क्रॉस कर लेंगे, पास कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। ये जो पीडीएफ है ये इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम या अन्य जो सोशल साइट्स है जहाँ पे कि यूनिक एग्जाम्स IAS संस्था उपस्थित है या उपलब्ध है, जो भी इसके हैंडल है, ट्विटर हैंडल है या फिर फेसबुक हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे आप जाइए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, आप उसे ज्वाइन करिए और टेलीग्राम पे ये आपको PDF इसी फॉर्मेट में मिल जाएगी, जिससे कि आपको परीक्षा में अध्ययन करने के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और अगर आपको क्लासेज अच्छे लग रहे हों तो आप अपने इसे दोस्तों तक भी शेयर करिए जिसके जो उनके लिए भी लाभदायक हो सके। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।